हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश युवक भारती जो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस को कॉमन है उसका लेसन 1.5 द न्यू ड्रेस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द न्यू ड्रेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेसन है। द न्यू ड्रेस के अलावा मैंने बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स फॉर एग्जांपल बिग डेटा बिगिंस एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे और पोएम्स द इंच के प्रॉकी सारे के सारे कवर कर लिए हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में दिया है। जिसने नहीं देखी है वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करना क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड है। पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है। तो प्लीज़ 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 शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। द न्यू ड्रेस बाय वर्जीनिया वुल्फ। द न्यू ड्रेस बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो न्यू ड्रेस ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये एक टाइप की टेक्निक होती है जिसमें बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ ने ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक रिफर्स टू अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द इंफीरियर फ्लो ऑफ थॉट्स ऑफ द नैरेटर। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली एक कैरेक्टर होने वाला है और उस कैरेक्टर के थॉट्स, उसकी मेमोरीज और उसके बैकग्राउंड के बारे में रैंडमली प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं एक कैरेक्टर आपको बताऊंगी और उस कैरेक्टर के बारे में पूरा बैकग्राउंड बताऊंगी, उसकी मेमोरीज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर रैंडमली मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगी कि कब वो राइटर अपने थॉट्स के बारे मतलब वो कुछ सोच रहा है और वो सडनली किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर उसके थॉट्स बेसिकली जो हैं वो रैंडमली प्रेजेंट किए जाने वाले हैं। और इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर जो लिखे हुए गए जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं वो शॉर्ट स्टोरीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि रैंडमली प्रेजेंट करते हैं थॉट्स को जो भी एक कैरेक्टर होता है और यहाँ पर पता नहीं चलता है कब वो फ्लैशबैक में कुछ सोच रहा है या फिर वो रियल जो सिचुएशन है उसमें है। और यहाँ पर कैरेक्टर भी बहुत सारे हैं द न्यू ड्रेस के अंदर। अभी जो न्यू ड्रेस है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये शॉर्ट स्टोरी ली गई है अ हॉन्टेड हाउस। ये हॉन्टेड हाउस, ठीक है, ये हॉन्टेड हाउस जो एक कलेक्शन है, ठीक है, इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। किसकी शॉर्ट स्टोरीज हैं? ये वर्जीनिया वुल्फ की शॉर्ट स्टोरीज हैं। अ हॉन्टेड हाउस ये फेमस है बहुत ही ज़्यादा। और जो प्रेजेंट स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं द न्यू ड्रेस ये भी एक शॉर्ट स्टोरी कहाँ से ली है? हॉन्टेड हाउस से ली गई है। द प्रेजेंट स्टोरी इज़ अबाउट अ मैबल वेरिंग हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हर न्यू ड्रेस। ये जो प्रेजेंट स्टोरी अब हम पढ़ने वाले हैं ये मैबल के बारे में है। मैबल वेरिंग जो अपनी ड्रेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लगती है और कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती है। मैं बताऊँ ये जो चैप्टर है ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियोज़ आएंगी। ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 3 साथ आप देख लेना, 2 और 3 भी, तो ही आपको ये लेसन समझने वाला है। पार्ट 1 में मैं आपको इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन और पेज नंबर बताकर आपको बताने वाली हूँ कि मैं पैराग्राफ कौन सा रीड कर रही हूँ। और ये जो स्लाइड्स के ऊपर हैं ये मेन पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया है और इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए मैबल के सप्रेस थॉट्स के बारे में बताती हैं। उनके अनफुलफिल्ड एम्बिशन, जो कि एम्बिशन उन्होंने सोचे थे, मैबल वेरिंग के बहुत सारे एम्बिशन थे लेकिन वो अनफुलफिल्ड यानी कि वो कंप्लीट नहीं कर सकती, ऐसा उन्होंने बताया, वो नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थॉट्स जो हैं वर्जीनिया वुल्फ ने मैबल के यहाँ पर लिखकर हमें बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 पेज नंबर 44
Mabel had her first serious suspicion that something was wrong as she looked her clock off and Mrs. Barnett while hanging her the mirror and touching the brushes and thus drawing her attention. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसकी मैं मीनिंग आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैबल जाती है पार्टी के अंदर तो मैबल का सामना होता है मिसेस बार्नेट के साथ। मिसेस बार्नेट को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो सस्पिशियस, यहाँ पर मैबल बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो जाती हैं, सीरियस हो जाती हैं। सस्पिशन का मतलब होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो सोचने लगते हैं कि कुछ तो रॉन्ग है, ठीक है, समथिंग इज़ रॉन्ग। कौन सोच रहा है ये? मैबल सोच रही है। ये अच्छे से सुनना, ठीक है। मैबल सोच रही है कि कुछ गलत है और वो उस गलत चीज़ को क्या करती हैं? छुपाने की कोशिश करती हैं। सेकेंड लाइन में लिखा है वॉज रॉन्ग एज शी टुक हर क्लॉक ऑफ। क्लॉक ऑफ का मतलब होता है कुछ छुपाने की कोशिश करना, ठीक है। तो वो जो समथिंग रॉन्ग है, उन्हें ऐसा लगता है वो जो तैयार होकर आई हैं ना, मतलब ड्रेस्ड अप करके आई हैं, उन्हें ऐसा लगता है कुछ रॉन्ग है क्योंकि वो देखती हैं मिसेस बार्नेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टचअप करके आई हैं और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अच्छी भी लग रही हैं और बाकी सारे लोगों को भी देख के ऐसे ही उन्हें लगता है। द न्यू ड्रेस के अंदर मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ आपको। While handing her the mirror and touching the brushes and thus drawing her attention perhaps rather markedly to all the appliances for tidying and improving hair, complexion, clothes which existing on the dressing table, confirmed the suspicion that it was not right, not quite right, which growing stronger as she went upstairs and springing at her with conviction as she greeted Clarissa Dalloway. क्लैरिसा डैलोवे कौन है मैं आपको बता देती हूँ। क्लैरिसा डैलोवे होस्ट है पार्टी की, जिसके घर में ये पार्टी ऑर्गेनाइज्ड हुई है। क्लैरिसा डैलोवे, ठीक है। क्लैरिसा डैलोवे कौन है? जिसके घर में पार्टी ऑर्गेनाइज्ड की गई है। और मैबल किसके घर जाती हैं? क्लैरिसा डैलोवे के घर जाती हैं। क्लैरिसा डैलोवे के घर जाती हैं मैबल और उनकी पार्टी में जाते ही उनका फर्स्ट यहाँ पर जो है सामना किससे होता है? मिसेस बार्नेट के साथ होता है और वो सोचती हैं कि कुछ रॉन्ग है और वो क्लैरिसा डैलोवे से मिलने के बाद एज शी ग्रीटेड क्लैरिसा डैलोवे शी वेंट स्ट्रेट टू द far end of the room to a shaded corner where a looking glass hung and looked। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने स्लाइड में यूज़ की है कि जैसे ही वो क्लैरिसा डैलोवे से मिलती हैं वो स्ट्रेट चली जाती हैं एंड ऑफ द रूम, मतलब फार एंड ऑफ द रूम, बहुत ज़्यादा दूर चली जाती हैं और एंड ऑफ द रूम जहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा लाइट नहीं है, थोड़ा सा डार्कनेस है, वो जो कॉर्नर है वो बहुत ही ज़्यादा शेडेड कॉर्नर है, ठीक है, वहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है और एक लुकिंग ग्लास मतलब जो मिरर होता है, मिरर लगा हुआ है और वो अपने आप को उसमें देखती हैं और यहाँ पर वो सोचने लगती हैं। मैबल क्या कर रही हैं? मैबल अब यहाँ पर सोच में चली जाती हैं। मैबल ये सोचने लगती हैं, मैबल के थॉट्स के बारे में बताया है। नो it was not right and at once the misery which she always tried to hide the profound dissatisfaction the sense she had ever since she was a child of being inferior to other people set upon her remorselessly with an intensity which she could not beat off as she would when she woke at night at home by reading Borrow or Scott for oh these men, oh these women, all were thinking। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने इतना रीड किया इसमें से कुछ नहीं समझा होगा तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ एकदम इजी भाषा में, ठीक है। यहाँ पर मैबल जब खड़ी हो जाती हैं शेडेड कॉर्नर के अंदर, ठीक है, शेडेड कॉर्नर के अंदर वो यहाँ पर खड़ी हैं और अपने आप को देख रही हैं मिरर के अंदर और सोच रही हैं कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। वो यहाँ पर सोच रही हैं कि जो सभी को देखकर, ठीक है, उन्होंने पार्टी में सभी को पहले ही देख लिया था और यहाँ पर वो सोच रही हैं उनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। माइजरी का मतलब होता है मेंटल स्ट्रेस, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं, उन्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उन्हें बिल्कुल भी कंफर्टेबल यहाँ पर नहीं लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रही हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा
प्रोफाउंड डिसैटिस्फैक्शन हो रहा है, डीप और इंटेंस डिसैटिस्फैक्शन हो रहा है, उन्हें बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, और उन्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, जैसा कि उन्हें बचपन में होता था। अब उन्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है वो यहाँ सबसे जो है उन्हें कम लग रहे हैं वो सभी के सामने, ठीक है। हम यहाँ पर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है जैसे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रिच पर्सनालिटीज़ हैं और उनके ड्रेस बहुत अच्छे हैं, उनके जो है हेयर टचअप, वो हेयर स्टाइल्स अच्छे करके आए हैं वगैरह, तो मैबल को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर जो है उनको महसूस हो रहा है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर जनरेट हो रहा है, और वो यही सोच रहे हैं कि ये सारे के सारे मैन और वुमेन, ठीक है, जो भी पार्टी में है वो ये सिर्फ ये सोच रहे हैं व्हाट्स मैबल वियरिंग, व्हाट अ फ्राइट शी लुक्स, व्हाट अ हिडियस न्यू ड्रेस। तो यहाँ पर मैबल सोच रही हैं कि सभी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं कि मैबल ने क्या पहना है, देखो मैबल कैसी लग रही है, मतलब मैबल ये सोच रही हैं कि सभी लोग मैबल के बारे में ही सोच रहे हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं पार्टी के अंदर वो सारे के सारे मैबल के बारे में ही सोच रहे हैं कि देखो मैबल कैसी लग रही हैं, मैबल कैसी लग रही हैं, मैबल ने क्या पहना है, मैबल की ड्रेस देखिए कितनी अगली, और हिडियस न्यू ड्रेस, हिडियस का मतलब होता है अगली, मैबल की ड्रेस देखिए कितनी अगली है। तो ये सारे थॉट्स मैबल के जो है माइंड में आ रहे हैं, ठीक है, मैबल ऐसा सोच रही हैं। इट वॉज हर ओन अपैलिंग इन एडुकेसी, अपैलिंग मतलब वेरी बैड और डिसप्लीजिंग। हर कोवर्डाइज का मतलब होता है लैक ऑफ करेज, उनके पास वो जो करेज नहीं है, मतलब बिल्कुल भी करेज नहीं है। और यहाँ पर बताया है कि जो भी उन्होंने ड्रेस मेकर के यहाँ पे प्लानिंग की थी तो वो यहाँ पर सारी की सारी जो है ख़त्म हो चुकी है। पेज नंबर 45। Forever, so many hours she had planned with the little dressmakers. How it was to go seemed sordid. Sordid का मतलब होता है unpleasant, repulsive, arousing intense distaste or disgust. And her own drawing room so shabby, and herself going out puffed up with vanity as she touched the letters on the hall table and said, "How dull to show off." All this now seemed unutterably silly, paltry and provincial. Paltry का मतलब होता है बहुत ही जो टाइनी होता है, जिसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे जो आकर उन्हें ऐसा लग रहा है, पार्टी के अंदर उन्हें आकर ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो है इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है, जो भी उन्होंने सोचा था या जो भी उन्होंने सोच कर रखा था, ठीक है, और जो भी ड्राइंग ये ड्रेस मेकर के यहाँ पे जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी वो सारी की सारी यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि बेकार हो चुकी है। All this had been absolutely destroyed, shown up, exploded the moment she came into Mrs. Dalloway's drawing room. ये सभी का जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है और एक्सप्लोडेड हो जाता है, ठीक है, जैसे ही वो मिसेस डैलोवे के ड्राइंग रूम के अंदर आती हैं। यहाँ तक सभी को समझ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ पेज नंबर 45 के ऊपर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, व्हाट शी हैड थॉट दैट इवनिंग व्हेन। अब यहाँ पर मैबल सोचने लगेंगी, ठीक है, मैबल के यहाँ पर फ्लैशबैक में चली जाती हैं, मैबल फ्लैशबैक में जाती हैं और मैबल सोचती हैं कि मैबल सोच रही हैं यहाँ पर कि इवनिंग का टाइम था, ठीक है, शाम का समय था और मैबल बैठी हुई थी और मिसेस डैलोवे का इनविटेशन आया था पार्टी का। तो उन्होंने सोचा, और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो तो फैशनेबल नहीं है, तो मिसेस डैलोवे की पार्टी में मतलब कैसे जाएंगी, ठीक है, तो वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब्सर्ड
to pretend it even fashionment cut, fashionment style meant 30 genius at least. बट वाई नॉट बी ओरिजिनल। यहाँ पर जो है जैसे ही मिसेस डैलोवे का इनविटेशन आता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाती हैं, ओवरवेल्म हो जाती हैं और ये सोचने लगती हैं कि जो है मैं तो ज़्यादा फ़ैशन भी नहीं करती हूँ और मुझे फ़ैशन की समझ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सोचती हैं कि क्यों ना मैं ओरिजिनल लगूँ, क्यों ना मैं ओरिजिनल ही जाऊँ, जैसे ही मैं हूँ वैसे ही रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें क्या मिलती है, उनकी मदर की उनको एक ओल्ड फैशन बुक मिलती है, पेरिस फैशन बुक। ठीक है, पेरिस फैशन बुक मिलती है उन्हें, उनकी मम्मी की है ये। ठीक है, ओल्ड फैशन बुक है जिसके अंदर से उन्होंने एक जो है मॉडल ने एक ड्रेस पहनी थी, उसी ड्रेस को देखकर यहाँ पर जो है मिसेस मैबल ने अपनी ड्रेस बनवाई थी। Trying to be like them, pluming herself in fact upon being modest and old fashioned and very charming। क्यों ना ओल्ड फैशन लगा जाए, और यहाँ पर जो है जो वो ड्रेस थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन थी। और वो जो बुक थी वो भी मैंने आपको बताया इनकी मम्मी की थी, ओल्ड फैशन बुक थी, पेरिस फैशन बुक, जिसको इन्होंने देखा था और जिसमें से इन्होंने अपनी ड्रेस जो है सेलेक्ट करी थी। बट शी डेड नॉट लुक इन द ग्लास। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि ये सब सोचने के बाद अब यहाँ पे मिसेस डैलोवे की पार्टी में आ गए हैं मैबल और सोचने लगती हैं, बट शी डेड नॉट लुक इन द ग्लास। अब यहाँ पर वो बिल्कुल भी डेयर नहीं कर पा रही हैं ग्लास में देखने के लिए। शी वुड नॉट फेस द होल हॉरर, वो ये सारा का सारा हॉरर जो है फेस नहीं कर पा रही हैं। द पेल येलो, अब ये ड्रेस के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा है, जो ड्रेस पहन कर आई हैं मैबल वेयरिंग जो है मैबल वेयरिंग यहाँ पर पेल येलो कलर की ड्रेस पहनकर आई हैं। आइडेंटिकली ओल्ड फैशन ड्रेस है ये, इडियोटिकली, ये आइडेंटिकली नहीं है, ये है इडियोटिकली ओल्ड फैशन्ड सिल्क ड्रेस विथ इट्स लॉन्ग स्कर्ट and its high sleeves and its waist and all the things that looked so charming in the fashion book but not on her। अब मैंने आपको पहले बताया कि जब वो जो ओल्ड फैशन बुक थी पेरिस फैशन बुक, उसमें से इन्होंने ड्रेस सेलेक्ट करी है। अब ये जो पार्टी के अंदर खड़े खड़े ये सोच रही हैं कि ये जो इनकी ड्रेस है वो इडियोटिकली ओल्ड फैशन है, सिल्क की ड्रेस है ये, और इसकी जो स्कर्ट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इनकी स्लीव्स बहुत हाई स्लीव्स हैं, और ये जो पूरी की पूरी ड्रेस है येलो कलर की, ये जो है फैशन बुक के अंदर बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रही थी, लेकिन वो सोचती हैं ये मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है। मैबल वेयरिंग सोचती हैं ये मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल के ऊपर वो बुक में फैशन बुक में ही अच्छी लग रही थी। Next paragraph, but my dear, it's perfectly charming, Rose Shaw said, looking her up and down with that little satirical pucker of the lips which she expected. Rose herself being dressed in the height of the fashion, precisely like everybody else always। अब ये जो पैराग्राफ है इसका मैं आपको एकदम इजी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। यहाँ पर एक न्यू पार्टी मेंबर की एंट्री होती है जिनका नाम है रोज़ शॉ। रोज़ शॉ बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल ड्रेस पहनकर पार्टी के अंदर आई हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, उनकी ड्रेस बहुत चार्मिंग है और जो उनका फैशन है वो एकदम हाइट्स पे है, बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहन कर आई हैं और यहाँ पर सैटरिकल वे में बोल रही हैं मैबल को। ठीक है, मैबल को वो क्या बोल रही हैं, बट माय डियर इट्स परफेक्टली चार्मिंग। जैसे एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, ऐसे आते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं पार्टी के अंदर और ऐसे ही बस जाके बोलते हैं
हाँ मैबल, तुम भी अच्छी ही लग रही हो, तुम भी बहुत सुंदर ही लग रही हो। चाहे मैबल अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं लग रही हैं, लेकिन रोज शॉ की मेंटालिटी आप देखिए, यहाँ पर वो ह्यूमरस वे में उन्हें क्रिटिसाइज कर रही हैं। यहाँ पे आप समझिए, ह्यूमरस वे में उन्हें क्रिटिसाइज कर रही हैं मैबल को। रोज शो जाएंगी और बोलेंगी सैटरिकल वे में, ठीक है, इट्स परफेक्टली चार्मिंग माय डियर, आप भी अच्छी ही लग रही हैं मैबल माय डियर। तो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं रोज शॉ बोल रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज शॉ ने खुद ही इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी और वो फालतू में आकर यहाँ पर मैबल को बोल रही हैं कि आप भी अच्छी ही लग रही हैं। ऐसे होते हैं पार्टी में, कोई कोई, बस बता रही हूँ मैं आपको, सैटरिकल वे में ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, We are all like flies trying to crawl over the edge of the saucer। ये पैराग्राफ का मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको, ठीक है। मीनिंग है यहाँ पर मैबल सोच रही है। अब यहाँ पर मैबल सोच रही हैं, मैबल सोच रही हैं कि हम सब फ्लाइज की तरह हैं, ठीक है। फ्लाइज की तरह उन्हें ऐसा लग रहा है ये सभी के सभी क्रॉल कर रहे हैं। क्रॉल पता है ना, जैसे छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, ऐसे उन्हें लग रहा है कि ये जो फ्लाइज हैं ये सारे के सारे क्रॉल कर रहे हैं। और आपने देखे होंगे कप और सॉसर, पहले के लोग ज़माने में, पहले ज़माने में लोग कैसे कप और सॉसर में चाय पीते थे ना। तो यहाँ पर चाय नहीं है, यहाँ पर मिल्क बताएंगे आपको, ठीक है। कप के अंदर क्या होगा? मिल्क होगा, सॉरी, यहाँ पे कप के अंदर मिल्क होगा और सॉसर होगी। सॉसर वो प्लेट के जैसी होती है। अगर आपके घर में आजी आजोबा या फिर कोई और होंगे तो उन्हें पूछ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है सॉसर क्या होती है तो वो जो सॉसर है उसके एज पे आने की कोशिश कर रही हैं फ्लाइज जो है, मक्खियाँ जो है वो क्या कर रही हैं, ये मैबल क्या सोच रही हैं, ये सब मक्खियों के जैसे हैं, फ्लाइज के जैसे हैं। फ्लाइज मतलब इंसेक्ट, ठीक है, और मक्खियाँ जो बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। और ये कैसे कर रही हैं? क्रॉल कर रही हैं, घसीट घसीट के चल रही हैं और क्या कर रही हैं? एज पर आने की कोशिश कर रही हैं सॉसर की। As if she were trying to find some spell to annul this pain, to make this agony endurable. Tags of Shakespeare lines from book she had read ages ago। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, फ्लाइंग ट्राइज टू क्रॉल, ये शेक्सपियर की लाइन है। जो शेक्सपियर की ये जो लाइन है, फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल, ये मैबल को याद आती है। मैबल ने बहुत ही सालों पहले या फिर दिनों पहले, बहुत ही दिन पहले एक बुक पढ़ी थी शेक्सपियर की। ये लाइन उन्हें याद आती है और वो बार बार उसे रिपीट करती हैं। पेज नंबर 46, पैराग्राफ नंबर 1। She repeated if she could say that over often enough and make herself see the flies, she would become numb, chill, frozen, dumb। यहाँ पे वो क्या सोच रही हैं कि वो कैसी हो गई हैं? नम्ब, चिल, फ्रोजन, डम्ब। फ्रोजन मतलब यहाँ पर जम गई हैं, और नम्ब, नम्ब का मतलब होता है यहाँ पर NUMB, नम्ब जो लिखा है उसका मतलब है ये बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ फील नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर ये नॉट एबल टू मूव मतलब ये मूवमेंट भी नहीं कर सकती हैं, ऐसा ये महसूस कर रही हैं। नाउ शी कुड सी फ्लाइज क्रॉलिंग स्लोली ओवर आउट ऑफ अ सॉसर ऑफ मिल्क विद देयर विंग्स टक टुगेदर। अब यहाँ पर जो फ्लाइज हैं वो क्रॉल कर रही हैं और अब बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके जो विंग्स हैं वो एक दूसरे में चिपक गए हैं, ठीक है। स्टक टुगेदर मतलब वो चिपक गए हैं। और यहाँ पर मैबल ये भी सोच रही हैं कि जो रोज शॉ और अदर जो मेंबर्स हैं पार्टी के अंदर, जो भी यहाँ पर कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं पार्टी के अंदर, तो मैबल क्या सोच रही हैं कि मैबल ही सिर्फ और सिर्फ एक फ्लाई है, ठीक है, और बाकी के लोग कैसे हैं? ड्रैगन फ्लाई हैं, बटरफ्लाई हैं, ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स हैं। मैबल क्या सोच रही हैं? वो ही सिर्फ एक वो छोटी वाली मक्खी होती है ना, जो घर में ऐसी नॉर्मल कभी कभी दिखती है, छोटी काली वाली मक्खी, फॉर एग्जाम्पल वो है मैबल,
वो मैबल यही सोच रही है। मैबल क्या सोच रही है, वो छोटी वाली मक्खी मैं हूँ और बाकी के लोग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज आपने देखी है। अभी तो मानसून है, मानसून के बाद में जब ऐसे स्प्रिंग वगैरह आता है तो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज आती हैं, देखी होगी आपने, बहुत अच्छी लगती हैं। और ड्रैगन फ्लाइज और बाकी के सारे लोग जो हैं ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स हैं, और वो लोग डांस कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, स्किमिंग कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक छोटी वाली मक्खी है जो एकदम कॉर्नर में किसी के साथ भी एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, ऐसा मैबल सोच रही हैं। While she alone dragged herself up out of the saucer and spied the most detestable of the vices were her chief faults। अब यहाँ पे जो है मैबल बस यही सोच रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अकेली मक्खी है जो बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैबल यहाँ पर ये सोच रही हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं आपको एक न्यू कैरेक्टर से मिलाने वाली हूँ। मैबल न्यू कैरेक्टर से मिलके क्या सोचती हैं, ज़रूर देखना न्यू वीडियो। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं ये वीडियो। पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखना। पार्ट 2 वीडियो में हम मैबल और दूसरे किसी कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।